हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास की सरफेस केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था और एडजॉर्प्शन के बेसिक से 2 से 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने किए थे। एक एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि जो सिलिका जेल था वो वाटर वेपर को एडजॉर्ब कर रहा था। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोगों ने मिथाइलिन ब्लू का केस लिया था। मिथाइलिन ब्लू का जो कलर था वो चारकोल की वजह से क्या हो रहा था, एडजॉर्ब हो रहा था। उन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो देखिए एडजॉर्प्शन होने के बाद अब हमारे पास क्या होगा, हमने बताया कि जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। तो यानी कि वो जो सारी प्रोसेस होगी वो सरफेस के ऊपर होगी। अब हमें नेक्स्ट देखना है क्या है। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या होता है? डिजॉर्प्शन होता है एडजॉर्प्शन का अपोजिट। अब एडजॉर्प्शन में हुआ क्या था कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आके इकट्ठा हो गए थे। तो डिजॉर्प्शन में क्या होगा, कहता है जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके केमिकल स्पीशीज आपके सरफेस पे इकट्ठा हुई है, कहता है इनको रिमूव कर देने की प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, डिजॉर्प्शन बोल देते हैं। तो देखिए कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन व्हिच इट इज एडजॉर्ब्ड, कि कहता उस सब्सटेंस के सरफेस से जहां पे कोई मॉलिक्यूल कोई केमिकल स्पीशीज एडजॉर्ब हो रखी है वहां से उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डिजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या था, इकट्ठा होना, और डिजॉर्प्शन क्या हो गया, सरफेस पे जितनी भी केमिकल स्पीशीज क्या हुई थी, इकट्ठा हुई थी, उन सबको क्या कर देना, रिमूव कर देना। करना कहां से है, सरफेस से, क्योंकि कैसा फिनोमिना होता है एडजॉर्प्शन का, सरफेस फिनोमिना। अब उसके बाद हम लोगों ने एडजॉर्प्शन देख लिया, डिजॉर्प्शन देख लिया। अब हमें बात करनी है एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है। देखिए हमारे पास 2 प्रोसेस होती है, एक होती है एडजॉर्प्शन और दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन। तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन के बारे में। देखिए इट इज द कंडीशन इन व्हिच समथिंग टेक्स इन द अनदर सब्सटेंस। कहता है ये वो कंडीशन होती है, वो प्रोसेस होती है जहां पे एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर आ जाता है। किस तरीके से, मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को ये जो एब्जॉर्प्शन है ये क्लियर होगा। देखिए होता क्या है, जो सन है वो क्या करता है, रेज को धरती के ऊपर छोड़ देता है। यानी कि सनलाइट जो है वो कहाँ आ रही है, धरती के ऊपर। तो धरती क्या आ रही है, धरती का जो सरफेस है, जो जमीन है, कहता वो क्या कर रही है, जितनी भी वो रेज आ रही है उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है, जो रेज आई है, सनलाइट आई है, उसको जमीन क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अब क्या होगा, लाइक उसी टाइम पे थोड़े टाइम बाद क्या हो गया, रेन्स आ गई, बारिश आ गई। बारिश की बूंदें कहाँ पड़ेगी, जमीन के ऊपर पड़ेगी। और जमीन ने क्या कर रखा था, उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रखा था। अब क्या होगा, जब सनलाइट एब्जॉर्ब कर रखी है तो इसके अंदर क्या है, यानी कि हीट है। उस हीट के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ेगी तो क्या क्रिएट होगा, ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी और ज्यादा गर्मी हमें फील होगी। तो वो किस वजह से हुई है, कहता अब जो रेज एब्जॉर्ब हो रखी थी अब वो क्या होगी, बाहर आएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है। अब जो सनलाइट की रेज जमीन के ऊपर आई थी, जमीन ने उनको एब्जॉर्ब किया था, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में इसने भी यही बताया है कि जब एक सब्सटेंस को कोई दूसरा सब्सटेंस क्या कर लेता है, ले लेता है, तो दैट कंडीशन और दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाय NaOH। NaOH का मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कहता हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन क्या करेगा, जो एनवायरनमेंट में CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन से, कि एक सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस क्या हो गया है, टेक्स हो गया है, उसने दूसरे सब्सटेंस को ले लिया है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल दूसरा देखेंगे, एब्जॉर्प्शन इज सोकिंग अप स्पिल्ड मिल्क विद ए प्रॉपर टॉवल, पेपर टॉवल, सॉरी। कहता क्या हो रखा है, एब्जॉर्प्शन हो रखी है। किस चीज की एब्जॉर्प्शन हो रखी है, स्पिल्ड मिल्क की। कहां पे हो रखी है और किसके द्वारा हो रखी है, पेपर टॉवल। यानी कि हमारे पास क्या है, पेपर है कोई,
उस पेपर को हमने कहाँ रख दिया, दूध के अंदर। स्पिल्ड मिल्क यानी कि जिसकी कंडीशन चेंज नहीं हो सकती, रिग्रेट जिसको करना पड़े, स्पिल्ड मिल्क वो है। तो कहता पेपर को क्या करेगा, वो पेपर उस मिल्क को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। हमने क्या कहा है डेफिनेशन में कि एक चीज दूसरे को ले लेती है, तो यहाँ पे पेपर ने क्या ले लिया है, मिल्क ले लिया है। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जो CO2 था कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, ये होती है हमारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। अब आप लोगों को एब्जॉर्प्शन भी क्लियर हो गया है, डिजॉर्प्शन भी क्लियर हो गया है और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी कि अब हमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को अलग अलग पढ़ना है, उनके जो डिफरेंस है उनको हमें देखना है। तो देखिए, इन एब्जॉर्प्शन एज वी नो दैट इट इज अ सरफेस फिनोमेना। हमें पता है जो हमारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस थी, ये प्रोसेस कहाँ पे हुई थी, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ पे हुई है। जो एब्जॉर्प्शन है वो आपकी सरफेस फिनोमेना होता है, सरफेस पे मॉलिक्यूल आके एग्रीगेट हो जाते हैं। तो वही कहा है कि एब्जॉर्प्शन के अंदर ऐसा हमें पता है कि जो ये क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है। लेकिन बट इन एब्जॉर्प्शन, लेकिन कहता एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हमने एब्जॉर्प्शन में क्या पढ़ा, कहता बट इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द बल्क ऑफ दिस सॉइल। कहता एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा कि जो सब्सटेंस लिया गया है वो ऐसा नहीं है वो सिर्फ सरफेस तक रहेगा, नहीं, वो कहां तक जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। यूनिफॉर्मली का मतलब है वो इक्वल, ठीक है, चल रहा है यानी कि वो, और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो गया वो फैल चुका है, थ्रू आउट यानी कि वो जितनी भी उस चीज की क्या थी, बॉडी थी। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो एक सब्सटेंस दूसरे को कहता लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसको कहता क्या होगा, थ्रू आउट दी बल्क, थ्रू आउट दी बॉडी कंप्लीट होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर वो प्रोसेस सिर्फ कहां पे हो रही थी, आपकी सरफेस के ऊपर। तो ये इन दोनों का क्या हो गया, एक मेजर डिफरेंस। दोबारा देखिए कि एब्जॉर्प्शन के अंदर कहता ये जो सरफेस फिनोमेना होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर आपका जो सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा थ्रू आउट दी बल्क ऑफ दिस सॉलिड। सॉलिड का जो बल्क होगा वहां तक वो फैल जाएगा। उसके बाद हम लोग एग्जांपल देखते हैं, तब ज्यादा और क्लियरेंस होगी हमें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, व्हेन ए चॉक स्टिक इज डिप्ड इन इंक। हमारे पास हम इसको एक चॉक की स्टिक मान लेते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, एक इंक के जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इंक है यानी कि उसके अंदर इसको डिप कर देंगे। तब क्या होगा, द सरफेस रिटेन्स द कलर ऑफ इंक ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कहता सरफेस हमारा जो है चॉक का, यानी कि वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगा। क्यों कर लेगा, हम लोगों ने क्या कहा कि जो चॉक था उसको हमने डिप कर दिया, इसके अंदर डिप कर दिया इंक के अंदर। अब इंक का कोई ना कोई कलर था, वो कलर कहाँ चला जाएगा, इस चॉक की जो ये सरफेस है इसके ऊपर, यानी कि इसका सरफेस अब कैसा हो जाएगा, जैसा कलर हमारे पास इंक का था, ठीक है। और ये कहता सरफेस पे अगर हुआ है तो कौन सी प्रोसेस हुई है हमारे पास, तो हमारे पास प्रोसेस हुई है एब्जॉर्प्शन। कौन सी प्रोसेस हुई है, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमें पता है एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना होता है। फिर कहता क्या करेंगे, while the solvent of the ink goes deeper into the stick due to absorption। फिर कहता अगर हम इस चॉक की स्टिक को ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो जो इंक का सोलवेंट था वो कहां तक गया हुआ है, उसके डीप तक गया हुआ है। और डीप तक जाने का मतलब क्या है कि जो सोलवेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, फैल चुका है, कहां तक, उसके बल्क तक। तो कहता अगर बल्क तक फैल चुका है, तो बल्क तक कहां पे कोई चीज फैलती है, जब हम कौन सी प्रोसेस पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पढ़ते हैं। तो यानी कि इस चॉक के जो एग्जांपल है, चॉक की स्टिक का जो एग्जांपल है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि जब हम उसको डीप करते हैं, उसके अंदर डीप करते हैं, तो इसका जो सरफेस है पहले वो कलर लेगा, जैसा कलर हमारा इंक का होगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। फिर कहता अगर हम उसको ब्रेक डाउन करके देखें तो जो सोलवेंट है आपका, वो सोलवेंट इंक के अंदर तक, सॉरी चॉक के अंदर तक चला गया है, और अंदर तक जाने का मतलब है वहां पे कौन सी प्रोसेस हो गई आपकी, एब्जॉर्प्शन।
ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट? देन हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर वेपर। अब कहता है वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड। क्या हुआ है? एब्जॉर्ब्ड हुआ है। एब्जॉर्ब्ड का मतलब थ्रू आउट दी बॉडी। सो वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। कहता जो वाटर के वेपर होते हैं उनको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और एडजॉर्ब भी कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। तो वो डिपेंड कौन करेगा? उनके केमिकल्स के ऊपर। कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। ये हमने क्या किया? कैल्शियम क्लोराइड। कैसी फॉर्म है? एनहाइड्रस। ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि जितना भी हम लेंगे ये जो सॉल्यूशन होगा या जो वाटर वेपर होंगे ये इसके कहां तक चले जाएंगे? बल्क तक चले जाएंगे। लेकिन अगर कहता हम कैल्शियम क्लोराइड ना लेके हम लोग क्या ले लेते हैं? सिलिका जेल। सिलिका जेल के ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे ही वाटर वेपर इनके ऊपर से गुजरेंगे, इनके पास होंगे, तो ये सारे वाटर वेपर को क्या कर लेगा? एडजॉर्ब कर लेगा। और सिलिका जेल एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। स्टार्टिंग में इसका कलर होता है ब्लू, फिर जैसे ही ये वाटर वेपर को क्या करेगा? एडजॉर्ब करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में। ठीक है, तो यहां से हमें क्या इंडिकेट होगा कि जो सिलिका जेल था उसने वाटर वेपर को क्या कर लिया है? एडजॉर्ब कर दिया है, क्योंकि कलर इंडिकेशन हमें शो कर देगा। तो यानी कि एक हमारे पास वाटर वेपर था, एक कैल्शियम क्लोराइड था, दूसरा सिलिका जेल था। तो वाटर वेपर को अगर आप लोगों को एब्जॉर्प्शन करानी है तो हम क्या लेके चलेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। बट अगर आपको एडजॉर्प्शन करानी है तो हम लेके चलेंगे सिलिका जेल। फिर कहता है सो एज वी कैन से इन द एडजॉर्प्शन द कंसंट्रेशन इंक्रीज ओनली एट द सरफेस बट इन एब्जॉर्प्शन द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। क्या कहना चाहता है कि अगर कहता हम लोग एडजॉर्प्शन की प्रोसेस पढ़ते हैं, एडजॉर्प्शन यानी कि स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स में किया था, तो वो कहता फिनोमिना कैसा है? सरफेस फिनोमिना है। और उन पे जो सरफेस है वहां पे कंसंट्रेशन आके इंक्रीज हो जाती है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की। तो यानी कि एडजॉर्प्शन के अंदर कहता जो सरफेस है वहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर कहता हम लोग दूसरी प्रोसेस पढ़ें यानी कि एब्जॉर्प्शन, तो कहता उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा? जो कंसंट्रेशन होगी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की, केमिकल स्पीसीज की, वो सिर्फ सरफेस पे इंक्रीज नहीं होगी बल्कि वो कहां तक चले जाएगी? थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द बल्क सॉइल। ठीक है, तो यानी कि वो कंसंट्रेशन कहां होगी? उसकी पूरी बॉडी में इक्वल होगी एज कंपेयर जो एब्जॉर्प्शन में सिर्फ कहां पे हुई है? सरफेस के ऊपर। यहां तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? तो अब एक बार फटाफट इसकी हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने डिजॉर्प्शन से पहले चलो एडजॉर्प्शन का बता देते हैं। एडजॉर्प्शन क्या था? सरफेस फिनोमेना था जहां पे सरफेस के ऊपर आके डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो रहे थे। एग्जांपल हमने मिथाइलिन ब्लू का लिया था, सिलिका जेल का लिया था और चारकोल। फिर हमारे पास जो एडजॉर्प्शन हो गया उस प्रोसेस को रिमूव करना सरफेस से, तो हम उसको क्या कह देते हैं? डिजॉर्प्शन की प्रोसेस बोल देते हैं। देन हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डिजॉर्प्शन का अपोजिट। तो डिजॉर्प्शन का अपोजिट का मतलब है वो हुआ था आपके सरफेस पे, और जो एब्जॉर्प्शन होगा ये होगा थ्रू आउट दी बॉडी। आपको ये लाइन याद रखनी है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 का बाय NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। या आप लोग पेपर का एग्जांपल ले सकते हो कि वो स्पिल्ड मिल्क को क्या कर लेगा? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। या फिर आप ह्यूमिडिटी का भी एग्जांपल ले सकते हो कि सनराइज लाइट जो है वो धरती पे आई है, जमीन पे आई है, उसने उनको एब्जॉर्ब किया है। फिर बारिश की बूंदें अगर उसके ऊपर गिरी है तो वो क्या होगी? ह्यूमिडिटी क्रिएट करेगा। ड्यू टू जितनी भी रेज उन्होंने एब्जॉर्ब करी थी वो सारी क्या हो गई है? आउट हो गई। देन हमारे पास दोनों में डिफरेंस आता है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में। तो आप लोगों को पता है जो एडजॉर्प्शन है कहता है वो सरफेस फिनोमेना है, लेकिन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में जो भी सब्सटेंस होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट दी बॉडी। एग्जांपल हमने चॉपस्टिक का लिया था कि अगर इंक के अंदर डालते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले सरफेस के ऊपर इंक का कलर आ जाएगा, फिर अगर उसको ब्रेकडाउन करके देखते हैं तो इंक का जितना सोलवेंट था कहता है वो उसके अंदर तक गया हुआ है। तो इट मींस चॉपस्टिक के एग्जांपल में हम लोग
एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस को एक साथ शो कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर वेपर है। वाटर वेपर का केस भी सेम है। अगर कहता आप लोग कैल्शियम क्लोराइड लोगे तो आप एब्जॉर्प्शन को शो करोगे, और अगर आप सिलिका जेल लोगे तो आप एडजॉर्प्शन को शो करोगे। फिर उसके बाद कहता है अगर आप एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हो तो किसी भी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो सरफेस के ऊपर इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हो तो इट मींस जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल होगी थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द बल्ब। अब आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है शोक्शन। अभी हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा, एडजॉर्प्शन पढ़ा और डिजॉर्प्शन पढ़ा, उसके बाद हम लोग आते हैं शोक्शन के ऊपर। ये क्या बोलता है कि व्हेन दी बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि जब दोनों प्रोसेस कहता एक साथ हो जाए तो उनको हम क्या कहेंगे, शोक्शन कहेंगे। उस कंडीशन को क्या कहेंगे, शोक्शन, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो जाए। देन हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन का फिनोमिना है उसकी मैकेनिज्म कैसा है, किस तरीके से वो होता है, उसके बारे में हमें देखना है। So adsorptions arise due to the fact that surface particle of the adsorbent are not in the same environment। क्या कहता है कि जो एडजॉर्प्शन है, कहता अब एडजॉर्प्शन के अंदर हुआ क्या था, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल सरफेस के ऊपर आके इकट्ठा हो गए थे। तो उन्होंने वही कहा है कि जो एडजॉर्प्शन है कहता किसकी वजह से अराइज हुआ, सरफेस फिनोमिना की वजह से। उसमें कहता क्या होगा, जो हमारे सरफेस पार्टिकल है यानी कि किस चीज़ के, एडजॉर्बेंट के। हम लोगों ने एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट दो चीज़ें पढ़ी थी। एडजॉर्बेंट क्या था, हमारा सरफेस यानी कि जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, और एडजॉर्बेट क्या थे, जो बाहर से आ रहे थे। सो कहता एडजॉर्बेंट के जो सरफेस पार्टिकल है वो सेम एनवायरनमेंट में नहीं है जैसा कि एज द पार्टिकल इनसाइड द बल्ब। हमने एडजॉर्प्शन में देखा था कि वो सरफेस था, और एब्जॉर्प्शन में देखा था कि वो बल्ब तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो इन्होंने कहा है कि जो पार्टिकल एडजॉर्बेंट के है वो सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन इनसाइड द बल्ब वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। उसके बाद बट ऑन द सरफेस पार्टिकल नॉट सराउंडेड बाय एटम्स ऑन ऑल साइड। दूसरा कहता फैक्ट है कि जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल है उनके सराउंडिंग के जो भी चारों तरफ है, कहता वो सेम टाइप के एलिमेंट्स से क्या नहीं है, सराउंडेड नहीं है। कहता जो सरफेस पार्टिकल है नॉट सराउंडेड बाय एटम्स ऑन ऑल साइड, कि वो चारों तरफ से या जितनी भी उसकी साइड है उतनी ही साइड से वो क्या नहीं है, सराउंडेड नहीं है, किससे, एटम से। लेकिन एंड पोजेस अनबैलेंस्ड और रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स, और जब वो चारों तरफ से क्या नहीं है, इक्वल सराउंडेड नहीं है एटम से, तो कहता उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उसके पास अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है, एक साइड से ज़्यादा दूसरी साइड से कम, या आप लोग इसको बोल सकते हो रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, क्या पढ़ा अब तक कि जो एडजॉर्प्शन है कहता अराइज हुआ है सरफेस की वजह से, और जो एडजॉर्बेंट के पार्टिकल है वो क्या नहीं है, सेम एनवायरनमेंट में नहीं है। उसके बाद कहता जो इनसाइड में वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन जो सरफेस के पार्टिकल है कहता वो क्या है, हमारे पास वो सराउंडेड भी नहीं है चारों तरफ एटम से, और जिसकी वजह से वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स को लेते हैं। These forces are responsible for attracting the adsorbate particle on the surface। ये जो रेजिडुअल फोर्स है, जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, कहता है यही रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कहाँ पे, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल कहाँ पे आएंगे, सरफेस के ऊपर, यानी कि एडजॉर्बेंट के ऊपर। तो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहेगी एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में। देन adsorptions increase with increase in the surface area per unit mass of adsorbent at a given temperature and pressure। क्या कहा है कि जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है, हमें पता है वो सरफेस फिनोमिना तो है, तो सरफेस के बढ़ने से जो एडजॉर्प्शन होगा वो कहता क्या होगा, इंक्रीज होगा पर यूनिट मास। पर यूनिट मास किसका, एडजॉर्बेंट का, यानी कि सरफेस
एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उस दौरान हमारे पास क्या होना चाहिए, एक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जो है वो होनी चाहिए। देन adsorptions accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system। अब देखिए जो ये एडजॉर्प्शन हुई है ये एक सिस्टम के अंदर हुई है मान लो, तो कहता एडजॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, जो सिस्टम की एंट्रोपी है और जो सिस्टम की एंथैल्पी है ये दोनों भी क्या हो जाएगी, कहता डिक्रीज हो जाएगी। अब एंथैल्पी और एंट्रोपी हमारे पास क्या है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था गिव्स फ्री एनर्जी का टॉपिक, जिसके अंदर हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ पे जो डेल जी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी को। जो डेल एच है ये हमें क्या किसके बारे में बता रहा है, एंथैल्पी के बारे में। टी हमारे पास टेम्परेचर है और डेल एस हमारे पास क्या है, सिस्टम की एंट्रोपी। तो कहता एडजॉर्प्शन के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे ये एंथैल्पी और ये एंट्रोपी है, कहता है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है सिस्टम की। अगर कहता ये दोनों डिक्रीज हो गई तो इट मीन्स क्या है, जो हमारा डेल जी है, जो हमारी टोटल वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आएगी वो भी कहता कैसी होगी, नेगेटिव होगी। देखिए एडजॉर्प्शंस अकम्पेनिड डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल एज डिक्रीज इन एंट्रोपी। दोनों क्या होगी, एडजॉर्प्शन की वजह से एच बी और एस बी डिक्रीज हो गई, तो डेल एच एंड डेल एस बोथ आर नेगेटिव, सो डेल जी मस्ट बी नेगेटिव। अगर कहता आपका एच बी क्या है नेगेटिव, एस बी क्या है नेगेटिव, तो जो आपका टोटल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट होगा डेल जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी, वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और मीन्स डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी, और सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो कहता क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कौन सी एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। और ये हमारे पास क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।